सीन प्रॉफिट प्री बजट ट्रांसमिशन 2026 एंड 7 में एक बार फिर खुश आमदीद। अब के सेगमेंट में जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जहां ये बात हो रही है और मई में जो आदाद शुमार अफराद ज़र के आए हैं कि वो हाईएस्ट साइड पे चले गए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो चेयरमैन है कराची ऑल ग्रोसर्स एसोसिएशन। उनके बाद हमारे साथ जो पैनलिस्ट तशरीफ रखते हैं वो शाहिद अली साहब हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन। क्योंकि ये एक आम बात है कि जी नंबर ऑफ कार्स अगर सड़क पर ज़्यादा हों तो ये अच्छी मईशत की निशानदेही है। अब किस हद तक हकाइक है इन बातों में कि अफरात ज़र होल सेलर्स बढ़ा रहे हैं और नंबर ऑफ कार्स वाली बात, और फिर बजट में क्या तजावुज़ात हैं, क्या मसले मसाइल हैं जहाँ बातें अच्छी हो रही हैं बट आदाद शुमार किसी हद तक इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करें। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहूँगा मैं। भाई साहब, पहले आपसे बात करते हैं। हालिया अफराद ज़र के नंबर आए हैं मई में 11.7 और ओवरऑल 13+ पॉइंट चले गए। तो ये महंगाई आप लोग करते हैं या कोई और वजूहत है? हम लोग ही करते हैं। तो क्यों करते हैं भाई ऐसा? देखिए, इसलिए कि हमें ज़ख़ीरा करना होता है। अच्छा, हमें ज़ख़ीरा भी करना है, हमें गरीबों को नुकसान पहुंचाना है, हमें मिडिल लोगों को नुकसान पहुंचाना है। बाबांगे वाला इस चीज़ को मान रहे हैं? जी, मान रहे हैं ना। या आप हुकूमत पे तनकीद करेंगे अब? नहीं, मैं अपने आप पे तनकीद कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं। अच्छा, देखें आप, क्यों कर रहे हैं? देखें आप ये समझने की कोशिश करें कि ये क्यों कर रहे हैं। देखें, अगर मार्केट अपनी सेंटीमेंट से चले तो वो मार्केट कहलाती है। जब आप ग्रोथ लेंगे, जब आप गंदम की काश्त होगी, जब गन्ने की काश्त होगी, चने की काश्त होगी, जितनी भी क्रॉप हमारे होते हैं उनके ऊपर सांप जैसे, सांप जिसको कहते हैं हम लोग, यानी चंद अशराफिया जिसमें 50,000 आदमी होंगे, वो 26 करोड़ पे हुकूमत कर रहे हैं। वो ये करते हैं कि जब पिछले दौर में, ये कमीशन एजेंट हैं या ये कोई और लोग हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपसे कि देखें, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि किसान हारी सारे साल मेहनत करता है, उनको जब फिक्स प्राइस नहीं दिया गया, सपोर्ट प्राइस नहीं दिया गया, तो रोड पे गंदम पिछले साल थी 60 रुपये, 55 रुपये की गंदम 115 रुपये पहुँच गई, जिसमें खरबों रुपए का लोगों ने नफ़ा कमाया। और फीड मिल वालों ने कमाया, फ्लोर मिल वालों ने कमाया। चंद अशराफे के लिए मुल्क नहीं बनाया, 26 करोड़ की आवाम है। ये क्रॉप जो आया है इसमें गंदम की कास्ट 10% कम हुई है। मैं अभी से आपको इन्फॉर्म करके जा रहा हूँ कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी 10%, वरना ये गंदम 115 रुपये पहुँच चुकी है 85 रुपये से। 30% का इजाफा तो किसी गोल्ड लेने पे भी नहीं होता। यहाँ हमारे यहाँ होर्डिंग सिस्टम जिस पे क्रैक डाउन नहीं है, फुल और मिल जो हमारे 1 साल का स्टॉक रखते हैं, कोई क्रैक डाउन कहीं नज़र आता है? कहीं होलसेल पे आप प्राइस देख लें कि आटा है 120 रुपये किलो, 2.5 नंबर आटा, या 150 रुपये में रिटेल में बिकता है। लिस्ट तो रोजाना ही आती है। देखिए, अमल दरामद कहाँ होता है? पहली सवाल ये होता है, मैं लिस्ट देता हूँ आपको, आप लिस्ट पे अमल दरामद करा दें। तो हुकूमत आपको चाहिए अमल दरामद कराने के लिए, अमल दरामद कराने wholesalers वाले के बाद लोग, रिटेलर्स, तो ये कोई नेक्सस अपना नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात समझें। देखें, होलसेल पे आप दालें ले लें, चने की दाल 200 रुपये किलो है, माश की दाल 350 रुपये किलो है। आप जाएं बाज़ार में, 500 रुपये किलो मिलेगी। चने की दाल 300 रुपये किलो मिलेगी। चावल लेंगे बासमती अच्छी क्वालिटी का, 380 रुपये, वो 550 रुपये बिक रहा है। यहाँ अमल दरामद कराने वाले लोग ही नहीं। शाही साहब, ओपनिंग नोट से पहले आप इसका ज़रा जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे एक सवाल भी आपके सेक्टर के बारे में पूछता हूँ प्लीज़। इसके लिए बजट के हवाले से मैं एलीट क्लास की जो बात कर रहे हैं, IMF का बजट है, बजट सिर्फ उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। उसमें आजी साहब ने जो बात की, इसमें कोई शक नहीं, बजट है ही बड़े लोगों के लिए और IMF के ही उस पर बनाया जा रहा है। आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में, सिर्फ और सिर्फ IMF जो कह रहा है उसी पे हुकूमत मजबूर है। ऐसे ही क्या ऐसा होना चाहिए कि हुकूमत इस मजबूरियों से निकले, अपनी बेड़ियां तोड़े? जैसे भाई साहब तो कह रहे हैं कि जी इनके अपने अखराजात जो है वो आवाम से वो निचोड़ के निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आवाम के ऊपर बोझ ना डाला जाए और सरकारी अफसरान, मिनिस्ट्री, इसमें से अगर आप अपना बोझ कम करें, इनकी जो मराते हैं वो कम करें, तो मुल्क में काफ़ी फ़ायदा भी होगा, लोगों तक भी पहुंचेगा और आवाम तक रिलीफ मिलेगा ना। इसका क्वांटम इतना है कि जितना बिजनेस कम्युनिटी हमारी हर्ट हो रही है, क्योंकि अगर मैं आपके शोबे के हिसाब से बात करता हूँ, इंपोर्ट के गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इजाज़त ज़रूर मिल गई है, लेकिन फिर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। वो इश्यूज़ क्या हैं और उनके बारे में कुछ सजेशन है? सर ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दी
लेकिन उसमें हडल्स इतने हैं कि आप गाड़ी इजीली मंगा नहीं सकते। किस किस्म के हर्डल था? उसमें एडीबी का एक बड़ा हडल है, क्योंकि वो लोकल मतलब के साथ है। जो गाड़ी हमारे यहाँ लोकल होती है उनके साथ है, एडीबी उनको ज़्यादा फेवर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कमर्शियल इंपोर्ट इस तरह शुरू होनी चाहिए कि आप बैंक में एलसी खोलें और अपनी गाड़ी मंगाएं, ना कि आप ईडीबी के पास जाएं, उनके पास जाएं। वो तो आपको कभी भी नहीं चाहेंगे कि गाड़ी ऑब्वियसली बात है, असेंबलर्स का एक पूरा सिस्टम है सेटअप उनके साथ। काफ़ी सालों से। हाँ, और हम आप ये हमारी बदनसीबी देखें हमारे मुल्क की सर, 30 साल से हमारे पास लोकल गाड़ियाँ बनती हैं, वो आज तक मैन्युफैक्चर नहीं बने, असेंबलर ही हैं। होना तो यही चाहिए था कि उनको मैन्युफैक्चर बनना चाहिए था और यहाँ से गाड़ी इंपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, अब जो मुख्तलिफ नामों के साथ जो नई और कंपनीज आ गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे लोकल असेंबलर्स को कुछ डेंट पड़ा है? नहीं नहीं, कोई खास देन कुछ कंपनीज के रेट ज़रूर कम हो गए। अगर ये कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ हो जाती उसमें आम आदमी को बड़ा फायदा होगा। सस्ती गाड़ियाँ और सस्ती गाड़ियाँ मिलेंगी। 660 सीसी गाड़ी आपको 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान में अनरजिस्टर्ड गाड़ी मिल जाएगी। और आज अभी हम अगर अल्टो देखते हैं पाकिस्तानी, तो 34 लाख रुपए की गाड़ी है और नंबर लगाने के साथ 35 लाख की पड़ती है। वो आम आदमी की पहुंच से दूर है, और उस गाड़ी में आपको हाल पता है क्या है उस गाड़ी का। ठीक है। यही गाड़ियाँ हमारे पड़ोस मुल्क में 12 से 13 लाख रुपए की मिलती है। और वेल इक्विप्ड होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये जो आज गाड़ी 25 से 30 लाख वाली है, अगर मैं गलत नहीं हूँ आपसे, ठीक 10 साल या 12 साल पहले ये 8 से 12 लाख में अच्छी मिल जाती थी, ऐसे ही? बिल्कुल मिल जाती है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का ज़्यादा इम्पैक्ट है इस पर डॉलर का भी आपका आ गया फर्क, या और कुछ मामला? नहीं डॉलर का भी फर्क आ गया। फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत लग गए, टैक्सेस का भी बड़ा इजाफा है। अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सों पे थोड़ा सा काबू करे तो मैं समझता हूँ लोगों को चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं। सबसे पहली बात तो अगर सुपर टैक्स आप ख़त्म कर दें, ये हमारा मुतालबा बीएमपी ग्रुप के साथ हमारा रहा है। अभी हमने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उसमें हमने सुपर टैक्स की बात की। अगर सुपर टैक्स आपका ख़त्म कर दिया जाए, सुपर टैक्स आप कितना सालाना ले लेते होंगे? 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़। आप 500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रियाँ मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद करके लोग बाहर जा रहे हैं सुपर टैक्स की वजह से। अब सर, मसला जब आप कहते हैं कि जी आईएमएफ का बजट है, आईएमएफ की तरफ से तो कंडीशंस हैं कि जी टैक्स बेस को बड़ा करना है, बेस नहीं बड़ी हो रही है बट क्वांटम या उसकी नंबर्स को हम बढ़ाने के लिए इजाफा कर देते हैं। एक पीडीएल की एग्जांपल हमारे पास है। तो इस सिचुएशन में सर फिर हल क्या है? हल इसका यही है कि गवर्नमेंट एक दफ़ा हमारे कहने पे, बिजनेसमैनों को कहने पे, एफबीआर का अपना हैंडल थोड़ा कम करें, एफबीआर के पावर्स कम करें। अगर एफबीआर के पावर्स कम हो जाएंगे, हर आम आदमी भी टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहता है। अभी जो हालिया इकदाम हुआ है बजट आने से पहले, जो एक बातें हो रही हैं कि फिक्स टैक्स का कर रहे हैं, फिक्स टैक्स का कर रहे हैं, अच्छा हो जाएगा फिर जो इससे, अगर ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। नीचे जो तबका है, जो हमारी लोकल मार्केट्स में जो अगर उसमें एफबीआर का कोई दखल अंदाजी नहीं होगी तो आप देखिएगा हर आदमी टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। सर, उसमें तो ये भी कह रहे हैं कि एक सनद होगी जिसमें क्यूआर कोड होगा, बिल्कुल, कोई ऐसा आपके ही। पास और नहीं सबसे आएगा, अच्छी फिर बात साल में 25,000 के लगभग एक अमाउंट है, अगर 20 करोड़ से। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ कर दे, आप कोई भी चीज़ काम करना या चाहते हैं, आप फाइलर होना ज़रूरी है, तो हर आदमी फाइलर होगा, क्यों नहीं होगा? जब टैक्स एक मिनिमम टैक्स होगा, उनको पता है कि हमें इस चीज़ का इतना टैक्स देना है और ये हमारा फिक्स है सालाना, हम इतने कमा रहे हैं और उस पर इतना टैक्स देना, हर आदमी देगा। ठीक है। आज जब पीओएस पे लेके मुझे याद है, रिटेलर और हमारे कुछ आपकी जो बरादरी के लोग हैं उनकी बड़ी रिजर्वेशन थी। क्या वजह थी, क्या वजूहात थी? फिर ये आ ज़रूर गया, लेकिन उस तरह से नहीं आया जितना हुकूमत ने सोचा था, और अब एक नई चीज़ आ गई। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब हैं मेरा ख्याल है, और बिलाल अज़हर कियानी से भी हमारी जूम पे मीटिंग हुई थी जिसपे ताजिर बिरादरी तकसीम थी। तो मैंने यही कहा कि सर, अब 25,000 रुपये एक पान खाने के लग जाते हैं एक रोज़ के। वो चाय का कट भी पीते हैं तो 80 रुपये की चाय पीते हैं। तो हम क्या नौकरी पेशा ही ये टैक्स भरे? कोई दुकानदार नहीं भरेगा? क्या ये पाकिस्तान हमारी कंट्री नहीं है? तो ये हमें सवाल तो मुझे सोचना आपसे पूछना चाहिए। मैं तो आपको सच आप बात कर होलसेलर रहा हूँ। वाला नौकरी पेशा की बात कर रहा है, अपनी बात बताए ना सर। नहीं, मैं आपको बात यही कर रहा हूँ, होलसेलर हो या रिटेलर हो, सबको अब टैक्स देना पड़ेगा। 25,000 कोई बड़ी बात नहीं सर है। देंगे देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिए, एहतजाज फिर एहतजाज होगा ही नहीं। 100% मेजोरिटी से हर आदमी ने बात की है। पहली तजवीज़ मैंने दी थी, अल्लाह का रब्बे करम को इज्जत अल्लाह ने दी है, और मैंने यही कहा कि आप फर्स्ट कदम उठाएं। अब ये जो हम कदम हुकूमत ने उठा लिया है, उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, जो भी बात करने जाएंगे, नौकरी पेशा के लिए भी बात करें।
30% कटौती हो जाती है बड़ी नेशनल इंटरनेशनल कंपनियों में, तो वो 1 लाख पे तो 30,000 रुपये तो कट लग जाता है। तो 70,000 में भी गुजारा करके दिखा दे कोई आदमी, मुझे बता दें वो बिजली का बिल कैसे भरेगा, ग्रोसरी कैसे लेगा, या बच्चों को तालीम कैसे देगा, दवाइयाँ कैसे लेगा। ये हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे आइन में लिखा हुआ है कि ये फराम करना है हुकूमत वक्त ने। हुकूमत वक्त तो अपने ही आशाइशों से पूरा नहीं हो रहे। आप एयर टिकट देख लें, यूं जूम से जाते हैं, एक बाप ये 11 अरब का जहाज़ हमने ले लिया, कोई केपीके का जहाज़ ले रहा है। और ये भी मैं बता दूं कि गवर्नर हाउस एकड़ों में है। सब गवर्नर हाउस ले लें, सूबाई यानी सिंध का, बलूचिस्तान का, केपीके का, पंजाब का गवर्नर हाउस में क्या काम है? 2000 स्क्वायर फुट में एक सिग्नेचर करने वाले होने, उनकी मेंटेनेंस भी हम भरते हैं, पब्लिक भरती है। आप असम्बली में जब इजलास होता है, करोड़ों के मध्य में एक इजलास होता है, सिर्फ सियासतदान एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। मुस्बित सोच लाएं, पाकिस्तान की सोच लाएं, ऐसी तो सोच हमें नज़र नहीं आती। वोट मांगने के लिए हम दर दर भीगते हैं कि वोट दे दें, वोट दे दें। भाई जब कहाँ सो जाते हैं सब। जो हालात वाक़ियत रीजनली इस वक्त रोनुमा हुए हैं, पाकिस्तान इससे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है? पाकिस्तान इस वक्त चाहे तो बहुत ऊपर जा सकता है, और मेरे को नज़र भी आ रहा है बहुत ऊपर जाएगा पाकिस्तान। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ने, नवाज शरीफ साहब ने और इन्होंने सबने मिल के एक अच्छा कदम उठाया जो जंग ख़त्म करवा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने मार्का हक किया, वो एक हमारे लिए बड़ा। अब मैं आर्मी चीफ साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल की तरफ से कि मार्का हक के बाद अब मार्का बिजनेस को ऊपर लाया जाए, ताकि ये भी पता किया जाए अगर आपका बिजनेस रूट पे आ जाएगा तो आपका मुल्क बहुत तरक्की करेगा। इंडस्ट्रियाँ सारी दोबारा वापस यहाँ आ जाएंगी, लग जाएंगी, लोग बाहर नहीं जाएंगे। ये मुल्क हमारा गोल्ड है, गोल्ड। हम, आप यकीन करो, हम बाहर जाते हैं एक हफ्ता नहीं रह सकते। जो यहाँ हमें सहूलत है वो कहीं नहीं मिलती। लेकिन हमें, हमारी बदनसीबी है कि हमारे हुक्मरान अगर सही हो जाएं और लोगों को सही इसका वो दें, डिलीवर करें, तो मैं समझता हूँ कोई बाहर नहीं जाए। हाजी साहब हुक्मरान के साथ साथ कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी भी, बिजनेस कम्युनिटी देखो, वो जब वो कोई नकाइश या कोई कमी कोताहियां हैं? सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी टैक्स भी देना चाहती है, गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना भी चाहती है, लेकिन इनको मौका तो दिया जाए ना कि आप उनको सुपर टैक्स लगा दें, उनके ऊपर एफबीआर को ले आएँ। जब एफबीआर आपको हडल पैदा करेगा तो कोई भी आदमी टैक्स देना नहीं चाहेगा। बंदा चढ़ जाता है, फिर कहता है कि उसकी 10 चीज़ें और खोल के बैठ जाते हैं। 15 साल पहले का लाओ रिकॉर्ड, कहाँ से लाएगा भाई बंदा? सही है। मुझे ये भी बताइए, चूंकि आप पूरे पाकिस्तान के अपनी एसोसिएशन को देख रहे हैं, सूबाई सतह पर 18वीं तरमीम का भी तक मामला है, तो उसके तहत सूबे की भी कुछ ज़िम्मे में चीज़ें आती हैं, तो वहाँ कहाँ कहाँ हर्डल्स हैं जिनको सेट होने की ज़रूरत है, और वो किस किस तरह के हैं? यार इसमें तो बहुत सारे हर्डल्स हैं सूबाई में। तो हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट का, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाला है। उस डिपार्टमेंट के अंदर हमारा काम आता है, हमारी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड एक्साइज से होती हैं, टैक्स हम वहाँ पे करते हैं। एक्साइज का एक डिपार्टमेंट है मोटर रजिस्ट्रेशन विंग, उसको हम कार डीलर वाले 80% रेवेन्यू हम लेके देते हैं। हम गाड़ी बेचते हैं, उसको बिगेर ट्रांसफ़र के नहीं बेचते। गाड़ी खरीद बेचते हैं तो उसको बिगेर टैक्स के नहीं जाने देते। गाड़ी का नंबर लगवाते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं। लेकिन उसमें हमारे लिए बहुत सारे हडल अब पैदा हो गए। नंबर 1, दुनिया में कहाँ, किस मुल्क में ऐसा है? सर सिस्टम तो डिजिटल हो रहा है सर। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। दुनिया में किस मुल्क में ऐसा है कि मैंने ये एक फ़ोन ख़रीदा बेचने के लिए, अगर मेरे से 1 महीने में नहीं बिक रहा है, ये 2 महीने में नहीं बिक रहा है, 1 महीने के बाद क्या इसके ऊपर मैं पेनल्टी दूंगा कि मेरे से 1 महीने तक नहीं बिका? ये मैं अपनी चीज़ खुद खरीद रहा हूँ और मेरे से 1 महीने में नहीं बिक रही, 2 महीने में नहीं बिक रही। अब इन्होंने हम पे गाड़ियों पे इतनी पेनल्टी लगा दी है कि 1 महीने के बाद आपको पर डे के हिसाब से पेनल्टी शुरू हो जाती है। हाँ, अब हम जो गाड़ी परचेज करते हैं, कितना परसेंट है? यार 1 दिन के बाद तो 400-500 पर डे। ओके। ठीक है, अगर हम अब गाड़ी परचेज करते हैं, हमारे पास गाड़ी शोरूम पे आती है, हम 15 दिन 20 दिन में रेडी होती है, फिर हमारे शोरूम पे खड़ी होती है। 1 महीने में तो नहीं बेच सकती। ये तो हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप गाड़ी 1 महीने में बेचें, अपनी इन्वेस्टमेंट भी लगाएं। तो कौन लगाएगा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट फिर इस तरह? नंबर 2, इन्होंने एक नया कानून लाया, नंबर प्लेट चेंज कर रहे हैं, NIC पे दे रहे हैं। दें, बेशक दें, नई गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करें उस पर दें। ट्रांसफ़र वाली गाड़ी को आप नंबर प्लेट चेंज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपके पास देने के लिए नंबर प्लेट ही नहीं है, आप लोगों से उसकी फ़ीस वसूल कर रहे हैं, नंबर प्लेट नहीं दे पा रहे। तो मेरी ये सिंध गवर्नमेंट के भी CM साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पे ज़रा तवज्जो दें, वरना ये कार बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। लोग परेशान हैं, ये लोग जिस तरह इंडस्ट्रियाँ जा रही है, कार बिज़नेस वाले भी यहाँ से चले जाएंगे सब।
कितनी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा जो है वो धचका होगा अगर सर ये ये आपका नंबर 2 रेवेन्यू देता है यहाँ पे, और उसका ये हाल है। इसका यार। और जहाँ बात सरकारी करी कि जी हमें टैक्स बेस को बढ़ाना, तो एक बेस के लिए एलिमेंट ज़रूर मौजूद है, बट सिस्टमाइज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, क्या तजावीज़ रिलेटेड टू बजट आप देना चाहेंगे? चलें ठीक है, नकाइज ज़रूर हैं, क्या आप समझते हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, नाराज ना हो ना। नहीं, बिल्कुल ना। देखें, हम खुल के बात करना चाह रहे हैं। ये सब में रीढ़ की हड्डी कहाँ है? ठीक है, मुझे बताएं ना, कहाँ है, कहाँ, मुझे बताएं। बैकबोन ठीक है। बैकबोन है ना, बैकबोन कराची है। बैकबोन कराची है जो 67% रेवेन्यू देता है। जहाँ पानी नहीं है, जहाँ गैस नहीं है, जहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ बिजली की लोड शेडिंग है। आप बोले इंडस्ट्री के लिए जो बिजली और गैस की रेट हैं वो कोई अफोर्ड कर सकता है? इंडस्ट्रियाँ लग सकती हैं? इंडस्ट्रियों को ताले लग रहे हैं। बेरोजगारी, परचेजिंग पावर नहीं है। ग्रोसरी तो इंसान रोटी तो खाएगा ही, लेकिन दूसरे आइटम नहीं ले सकता। उसकी परचेजिंग पावर ही खत्म हो गई है। अगर हम सोच नहीं लाएंगे, 67% रेवेन्यू देने वाला शहर कराची, इसकी ये हालत है। और आगे जाके आप मराइल देखेंगे कि उस पर 17 किस्म के प्रोविजनल टैक्स हैं। डीएमसी, केएमसी, फलाना, ये मार्केट कमेटी, ये प्रोफेशनल टैक्स, हर आदमी आ जाता है। आए दें दें दें, पैसा दें, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता। मतलब पैसे दे रहे हैं लेकिन वो सरकार की जेब में नहीं जा रहे। नहीं जा रहे ना। आप ये कहें कि टैक्स रेवेन्यू के लिए हम जब बात कर रहे हैं कि टैक्स रेवेन्यू एफबीआर का इदारा हो या कोई भी करप्ट जो इदारे हैं, वो मैं नहीं कहता कौन कौन से करप्ट हैं, सभी करप्ट लग रहे हैं मुझे तो। जानी वो बोलते हैं कि खजाने में नहीं चाहिए, रुश्वत में दो। तो भाई ये पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है? और अगर आप गरीबों के लिए कोई मराहत नहीं दे सकते तो उनकी गर्दनों पे फंदा तो ना लगाएं, उनकी सांस तो आने दें। एक रोटी में 4 टुकड़े कर रहे हैं लोग, और यकीन माने मैं देख के आया हूं कि पानी से रोटी खा रहे हैं, प्याज से रोटी खा रहे हैं। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में अशराफिया को कदगन लगाई जाए, सख्त इकदामातों में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से भी कहूँगा कि वो सारे माजों पे लड़ रहे हैं। ये माज पे आपने लड़ना है। सूबे नए बनने चाहिए, कराची शहर अलग हो, सांगड़ अलग हो, सूबे अलग अलग बने। ये कोई बात थोड़ी होती है कि ये टैक्स रेवेन्यू देने वाला रीढ़ की हड्डी, उसी को तोड़ रहे हैं आप। तो ये पाकिस्तान ही नहीं चल सकेगा। आए और कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए सोचें। हाजी साहब, अब जो बातें आप कर रही हैं, अब इसके लिए मुझे किसी पॉलिटिकल शख्सियत को मदऊ करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे बड़ी बहस ऑलरेडी चल रही है। तो कि गिलगित के इलेक्शन की वजह से जो है वो थोड़ा सा मामला नीचे बैठ गया है, ये जाग बैठी है। लेकिन ये कराची, क्योंकि मोस्टली अगर हम फेडरल टेरिटरी की बात करते हैं, पोर्ट, ये सारे के सारे मामला तो ऑलरेडी वफाक के पास है। बट ये पॉलिटिकल डिबेट में हमने नहीं जाना। ठीक है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या समझते हैं कि विल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है? विल नहीं है, विल नहीं है। विल नहीं। शायद साहब, आपका क्या पॉइंट? मैं एक बात बोलूँगा, अगर हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी सही हो जाए, मुल्क बहुत ऊपर चले विल, ये कहते हैं विल नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है। बिल नहीं है इनके पास। अगर मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी सही हो जाए हमारे मुल्क की, मुल्क बहुत ऊपर चला जाएगा। आप हाजी साहब की बात बिल्कुल सही है, लोग टैक्स देना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट के अकाउंट में जाए, लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाता, मुख्तलिफ जेबों में चला जाता। तो सर वो मुख्तलिफ जगहों में भी तो फिर ताजर कम्युनिटी और इसी तरीके से जा रहा है। मजबूर किया जाता है ना सर, मजबूर किया जाता है। आपको अगर ब्लैकमेल करेंगे कोई, तो आप क्या करोगे? फिर आप मुल्क छोड़ के जाओगे। आप ऐसे समझ लें, आप एक टैंकर आता है 14,000 रुपये का। अब बिल्डिंग वाले हैं, चार फ्लैट हैं, वो अफोर्ड कैसे करे कि भाई ये तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, गैस नहीं आ रही, खाना नहीं है। यार किन किन चीज़ों को रोगे? ग्रोसरी के बिल जो अभी बढ़ते जा रहे हैं, एडिबल ऑयल बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिन में 150 रुपये किलो आटा और 250 रुपये रिटेल में बिकेगा अगर इंपोर्ट ना किया गया। माशी पॉलिसी बननी चाहिए। हमारा ओवर इंपोर्ट क्यों अलाउ करती है गवर्नमेंट? मैं यही सवाल करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर ख़जाना से भी, कि ओवर इंपोर्ट, हमारी दालें 18 लाख टन से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। क्यों ओवर इंपोर्ट अलाउ करते हैं? इंपोर्ट परमिशन क्यों देते हैं? फाइटो क्यों देते हैं? एडिबल ऑयल हमारा 36 लाख टन सालाना है, करना चाहिए हमें, वो 50 लाख टन क्यों आता है? उस पर भी तो कदगन लगा जाए। दूसरे मुल्क देखते हैं 15-15 दिन में
इसकी इजलास होता है कि हमें कौन सी चीज़ मंगानी है, कौन सी चीज़ को नहीं मंगानी है। अभी शुगर के लिए अभी मेरा ख्याल है वफाक ने भी एप्लीकेशन डाली है कि शुगर हम इंपोर्ट करेंगे, जैसा कि इमरान खान के दौर में हुआ इंपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, शहबाज शरीफ के दौर में हुआ इंपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, यही करते रहेंगे। फिर ये एक्सपोर्ट करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे। खुद आ रहा इस मुल्क पर रहम करें। वैसे हाजी साहब, ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाला मामला है, इसके बारे में आज ज़रा खुली बात कर ही दें कि ये चक्कर क्या है। ये घूम फिर के सुना है कि चीज़ें वापस वही आ जाती हैं, इसमें कौन बेनिफिशियरी होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा पहले अफगानिस्तान का बॉर्डर खुला था और ये चीज़ें आ भी रही थी, जा भी रही थी। अब तो बंद है, तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ अभी तो बंद है ना। हाँ, तो इसका तो बेनिफिट हमें उठाना चाहिए। वहाँ की उठाना चाहिए ना, नहीं उठा पा रहे। ईरान से हमारा बॉर्डर, उसकी क्या वजूहत है? ये ईरान ना का बॉर्डर हमारा खुला हुआ है, ईरान से हमारा चावल जा रहा है, दूसरी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह अफगानिस्तान से भी तिजारत बहाल करनी चाहिए। ये लड़ाई झगड़ों में से कुछ नहीं रखा हुआ। दहशतगर्द हैं, उनको तो किला कम करना चाहिए, उनके तो बिल्कुल उनको जड़ से उखाड़ देना चाहिए जो फील्ड मार्शल कर रहे हैं। लेकिन तिजारत तो बहाल करें ना, तिजारत बहाल होगी तो दोनों तरफा फायदा लेकिन सर होगा। अभी के वक्त में जब सामान बाहर नहीं जा रहा ना, क्योंकि एक रीजनल कंट्री के भी जो मामलात हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि अफरात ज़र इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। सप्लाई मार्केट के अंदर मौजूद है, स्मगल नहीं हो रहा, तो इसकी फिर क्या कोर वजह आप समझते हैं? ये आप समझे, देखिए एक फ्रेड होता है, फ्रेड जो आप मंगाते हैं कहीं से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बर्मा, सब जगह से माल आता है, दालें आती हैं, एडिबल ऑयल मलेशिया से आता है, कनाडा से आता है, अमेरिका से आता है। आप ये समझ लें उनका फ्रेड जो $500 था, अब $3500 हो चुका है। फ्रेड के मद में भी इजाफा हो चुका है, क्योंकि ये खलीजी ममालिक की जंग से नुकसान बहुत हुए हैं और ये जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भी इस नुकसान में आया है, अभी लपेट में आया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उम्मीद समझता हूँ कि फील्ड मार्शल जो काम कर रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब और तहम्मुल से इस खलीजी जंग को निमट रहे हैं और एक किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उनको भी सलूट पेश करता हूँ। सिर्फ पाकिस्तान की सोच लाएंगे, हर आदमी पाकिस्तानी बने, दर्द दिल रखे, किसी गरीब के लिए मदद करें। बड़ा आदमी छोटे की मदद करे, उससे छोटे की मदद करे, तो ये पाकिस्तान पले फूलेगा। हम एक दूसरे पे तनकीद करके, सियासी तनकीद, यानी ये पीपल्स पार्टी है, ये MQM है, ये मेरा ख्याल इमरान खान की हुकूमत है, ये फला है, मैं बोलता हूँ इससे बढ़ के बात करें ना। ये टांगे खींचने से क्या होगा? मुल्क के लिए मुस्बित सोच लाएं। शाह साहब, आपकी एसोसिएशन की क्या तजावीज़ हैं? अगर भेजी हैं, कोई जवाब मिला या भेजने का इरादा रखते हैं? सर देखिए, मेरा ताल्लुक कार डीलर एसोसिएशन से भी है और मेरा ताल्लुक बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव से भी है। लास्ट वीक हमने कोई काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी की, वज़ीर ख़जाना साहब को भी जाके इस्लामाबाद में तजवीज़ दे के आए। उसमें हमारी सबसे जो मेन चीज़ थी, हमने वो बात करी थी कि सुपर टैक्स को ख़त्म किया जाए। अगर सुपर टैक्स आपका ख़त्म होता है तो आपके जितनी भी यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो दोबारा आएंगी, काम करेंगी। जब इंडस्ट्रीज़ आपकी ऊपर आ जाएंगी तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो ये हमने तजवीज़ दी है कि आप सुपर टैक्स को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। वो एक टाइम के लिए इन्होंने लगाया था, जो कि अब मेरा ख्याल उसकी ज़रूरत नहीं है, बट IMF की तरफ से ये ज़रूर है लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं। एक टाइम था जब मुल्क हमारा उसमें था परेशानी में, तो उस वक्त ज़रूरत थी। हाजी साहब कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वाले सिचुएशन में, लेकिन जो इंडस्ट्रीज नंबर्स के बताते हैं कि लिए- जी हम उससे निकल आए। इंडस्ट्रीज़ के लिए एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि आप एनर्जी सेक्टर में भी इनको रिलीफ दें। अगर एनर्जी सेक्टर में आप इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ नहीं देंगे तो इंडस्ट्रीज़ आगे नहीं जा सकती। विद रिलेटेड टू स्पेसिफिकली आपकी जो कार डीलर एसोसिएशन, हमारा बजट में हमने ये तजवीज़ दी थी कि कमर्शियल इंपोर्ट को अलाउ किया जाए और अलाउ हो चुका है, लेकिन उसमें हडल्स ऐसा हमारा अभी तक नहीं है, नहीं, हडल्स बहुत सारी, हर्डल्स बहुत सारा है। EDB का हडल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ उसके अपना सनत के हैं। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो मैं समझता हूँ कमर्शियल इंपोर्ट से आम पब्लिक को बड़ा फ़ायदा हो। और सूबाई सतह पे जो आप कह रहे थे, कुछ सूबाई एक्साइज वाला हाँ, मामला। एक्साइज वाला जो मामला है उसमें मैं CM साहब से दोबारा आपके उसमें करूँगा रिक्वेस्ट कि ये पेनल्टीज़ वाला मामला ख़त्म किया जाए, नंबर प्लेट वाला मामले को देखा जाए। अगर आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो ये सब चीज़ें तबाही की तरफ जा रही है और सब बंद हो जाए। ठीक है शाह साहब। हाजी साहब, अब क्या तजावीज़ आपकी हैं इन द लास्ट? देखें, हमने तजावीज़ दी हैं। बिलाल अज़हर कियानी साहब से मैंने ये भी कहा था कि आप जो इंपोर्ट करने जा रहे हैं, जो इंपोर्ट पे आपने कमर्शियल पे 3.5% टैक्स कहा है और देते जा रहे हैं कमर्शियल,
और इंडस्ट्री वालों के लिए 2% इनकम टैक्स किया गया है। इंडस्ट्री वाले उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री वाले भी वही माल बेचते हैं और कमर्शियल वाले भी वही बेचते हैं, उनको फ़ायदा है। तो हम कहते हैं कि एक स्लैब कर दें या 3.5% या 2% स्लैब कर दें। 3.5% से हमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा होगा। आप ये क्यों करते हैं? लू पॉइंट ना रखें। जहाँ भी इकदाम उठाने हैं पाकिस्तान के लिए उठाने हैं। हमें सोच पाकिस्तान की लानी है। पहली सोच मेरी आपकी, ये क्लब जितने खुले हुए हैं, कॉलोनियल का क्लब्स जो खुले हुए हैं दिल्ली में 1913 में जो क्लब थे, अंग्रेज़ों ने बनाया था ये, तो 1913 ये क्लब ख़त्म कर दिया गया। दिल्ली वालों ने ख़त्म कर दिया, भारत ने ख़त्म कर दिया, उन पे कब्ज़ा कर लिया, ख़त्म हो गया। अब हमारे 1913 के क्लब बने हुए हैं, इस्लामाबाद के, लाहौर के, ये आप कराची के देख लें, दूसरे देख लें। ये आप बताएं 3 रुपये एकड़ में ज़मीन दी गई है, और 3 रुपये एकड़ में लीज भी खत्म हो गई है। ये बड़ी पुरानी बात कर रहे हैं, अभी 2026 के बजट आने वाला है, इसके बारे में मैं आप ये क्या बोल कह रहा हैं हूँ कि unified उसके लिए भी करें ना, ठीक है, उसके लिए ठीक भी है। इकदाम उठाए ना। ठीक ये होगा। जमीन हमारी है तो हमें मिलनी चाहिए, हुकूमत वक्त को मिलनी चाहिए, ठीक है ये भाई। रेवेन्यू भी आना चाहिए, जमीन के पैसे भी आने चाहिए। ठीक हो गया हाजी साहब, बहुत शुक्रिया। शाह साहब बहुत शुक्रिया। अब यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए। कमर्शियल इंपोर्ट को जो ओपन किया गया है उस पर इकदाम किया जाए। सुपर टैक्स का मसला है, तो ये तजावीज़ हैं और ये पहुँचाई जा चुकी हैं हुकाम बाला तक। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में हुकूमत का जो मूव है वो क्या होता है। आया आवाम दोस्त बजट होगा या फिर जैसे हाजी साहब ने कहा कि सिर्फ एलीट का ये बजट होगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच। इस सेगमेंट से फ़िलहाल ज़ुनैब खानज़ादा को इजाज़त दीजिए। एक वक्फे के बाद दोबारा आपके साथ कनेक्ट होता है।